मणिपुर देश के सबसे खूबसूरत पहाड़ी राज्यों में से एक है, लेकिन बाहरी ताकतों को मणिपुर की यह खूबसूरती पसंद नहीं। तभी तो मणिपुर को सुलगाने के लिए बाहरी ताकतें साजिशों को अंजाम देने में जुटी हैं। मणिपुर जब शांति की ओर लौटने की कोशिश करता है तो एक बार फिर वहां पर हिंसा का दौर शुरू हो जाता है। यह साबित करता है कि कोई तो है जो मणिपुर में अमन नहीं देखना चाहता। हमारी कोशिश है कि मणिपुर में शांति की बहाली हो और मणिपुर में अशांति फैलाने वालों का सच आप तक सीधा सीधा पहुंचे। मणिपुर साजिश के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। इस चक्रव्यूह में कौन कौन शामिल है, यह भी जरा आप देख लीजिए। म्यांमार, बांग्लादेश के उग्रवादी संगठन, नॉर्थ ईस्ट में सक्रिय उग्रवादी संगठन, ये सभी मणिपुर में हथियार और बारूद की सप्लाई कर रहे हैं। इसमें नॉर्थ ईस्ट के उग्रवादी नेता भी शामिल हैं। मणिपुर में हिंसा के पीछे इन सभी का हाथ है और सवाल है कि क्या इनके पीछे चीन का हाथ है। मणिपुर में पिछले 4 महीने से हिंसा जारी है। रुक रुक कर वहां पर हिंसा की आग भड़क रही है। ऐसे में जांच एजेंसियों ने मणिपुर हिंसा को लेकर अब तक जो जांच की है उसमें 6 बड़े खुलासे हुए हैं। और ये बड़े खुलासे क्या हैं, एक एक करके हम आपको बताते हैं। मणिपुर में हिंसा भड़काने में म्यांमार और बांग्लादेश के उग्रवादी संगठन शामिल हैं। पहला खुलासा, यह उग्रवादी संगठन मणिपुर में हथियार और गोला बारूद पहुंचा रहे हैं। यह दूसरा खुलासा है, यही उग्रवादी संगठन है जो मणिपुर में हथियार और गोला बारूद की सप्लाई कर रहे हैं। म्यांमार और बांग्लादेश के उग्रवादी संगठनों पर यह खुलासा हुआ है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जांच रिपोर्ट में। एनआईए ने जो जांच की है उसमें यह चीजें सामने आई हैं। एनआईए की जांच में यह भी पता चला है कि मणिपुर में जातीय समूहों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश की गई है। उग्रवादी संगठनों की मंशा भारत सरकार के खिलाफ सीधा युद्ध छेड़ने की है। एनआईए की अगर माने तो म्यांमार, बांग्लादेश के उग्रवादी संगठन मणिपुर हिंसा के लिए फंडिंग कर रहे हैं, बाकायदा पैसा आ रहा है। विदेशी उग्रवादी संगठनों को नॉर्थ ईस्ट में सक्रिय दूसरे उग्रवादी संगठनों से सीधी मदद भी मिल रही है। ये 6 बड़ी बातें अब तक की जांच में सामने आई हैं। वैसे म्यांमार और बांग्लादेश के उग्रवादी समूह किसी भी सूरत में मणिपुर को शांत नहीं होने देना चाहते। एनआईए ने चुरा चांदपुर से एक संदिग्ध को गिरफ्तार भी किया जिसका संबंध उग्रवादी संगठनों से है और विदेशी धरती से भारत के खिलाफ की जा रही आतंकी साजिश का वो हिस्सा भी रहा है। एनआईए ने अपनी जांच में बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि नॉर्थ ईस्ट के उग्रवादियों को म्यांमार और बांग्लादेश में स्थित उग्रवादी गुटों से मदद मिल रही है। ये गुट नॉर्थ ईस्ट में खासतौर पर मणिपुर में हथियार और पैसे पहुंचा रहे हैं। और देखा जाए तो पिछले कई दिनों से जिस तरीके से मणिपुर में हिंसा हो रही है उसको लेकर के पहले से इस बात की आशंका जाहिर की जा रही थी कि जिस तरीके के हथियार उग्रवादी संगठनों के पास पहुंचे हैं वो देश की सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा है। अगर देखा जाए तो लगातार खुफिया एजेंसियां भी इस बात को पहले भी कहती रही हैं कि नॉर्थ ईस्ट के उग्रवादी गुटों के पास चीनी हथियार पहुंच रहे हैं, यानी मेड इन चाइना हथियार पहुंच रहे हैं। और जिस तरीके से गोला बारूद और चाइना मेड वेपन्स पहुंच रहे हैं वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। लगातार हम ये भी देखते हैं कि म्यांमार और भारत की जो सीमाएं हैं वो खुली हैं और कई बार इसका उग्रवादी जो संगठन है उसका फ़ायदा उठाते हैं। अब ऐसी स्थिति में जबकि म्यांमार और बांग्लादेश में स्थित उग्रवादी संगठनों की साजिश पर बड़ा खुलासा हुआ है तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि किस तरीके से अब बॉर्डर एरियाज़ पे जो पोरस बॉर्डर है, जिस बॉर्डर का फ़ायदा उठा करके, खुले बॉर्डर का फ़ायदा उठा करके उग्रवादी देश के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं, उसको कैसे रोका जाए। और क्या भारतीय सेना एक बार फिर इन उग्रवादी जो संगठनों के मुखिया हैं, इनके कैंप हैं, उनके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई करेगी। क्योंकि लगातार अगर आप देखें तो नॉर्थ ईस्ट को हिंसा की आग में डालने की कोशिशें जारी हैं। कैमरामैन विक्रम सिंह के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। मणिपुर में 3 मई से हिंसा हो रही है। इस हिंसा में अब तक 175 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 5000 से ज्यादा आगजनी की घटनाएं हुई हैं। अभी कुछ दिनों से मणिपुर में शांति लौटी थी तो वहां कुकी उग्रवादियों ने मैतेई समुदाय के एक युवक और एक बच्ची की हत्या कर दी, जिसके बाद मणिपुर में फिर से तनाव बढ़ गया और जगह जगह प्रदर्शन होने लगे। आज उन दोनों बच्चों की याद में मणिपुर में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस बीच सुरक्षा बलों को आज एक बड़ी कामयाबी भी मिली। दोनों बच्चों की हत्या में शामिल 4 आरोपियों को आज सीबीआई,
एनआईए और केंद्रीय बलों के ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार कर लिया गया। मणिपुर में सीमा पार से हो रही साजिश का खुलासा जी न्यूज ने कुछ समय पहले ही किया था। तब जी न्यूज ने मणिपुर हिंसा में चीन के कनेक्शन का खुलासा किया था। खुफिया एजेंसी के हवाले से हमने आपको यह बताया था कि मेड इन चाइना हथियारों से भी मणिपुर में खून खराबा किया जा रहा है और इन हथियारों की सप्लाई म्यांमार के रास्ते मणिपुर में की जा रही है। भारत के एक्शन से बचने के लिए मणिपुर समेत नॉर्थ ईस्ट में सक्रिय उग्रवादी संगठनों के कई कमांडर्स चीन में छिपे हुए हैं। चीन के हथियार हैं, उग्रवादी कमांडर्स भी चीन में छिपे हैं। अब जरा आप ही बताइए कि मणिपुर को अस्थिर करने में चीन का हाथ होने से कैसे इनकार किया जा सकता है। पिछले दिनों दंगाइयों के पास से जो हथियार बरामद हुए थे उनकी तस्वीर भी सामने आई थी। मणिपुर की हिंसा में उग्रवादियों को इन हथियारों का इस्तेमाल करते हुए देखा गया था। इन हथियारों में चाइना मेड पिस्टल से लेकर असॉल्ट राइफल तक शामिल रहे हैं। खुफिया एजेंसियों को शक है कि म्यांमार और चीन के बॉर्डर पर चल रहे ब्लैक मार्केट से हथियार लेकर उसे पहले म्यांमार में लाया जा रहा है और वहां से हथियारों को मणिपुर में भेजा जा रहा है, यानी चीन से म्यांमार और फिर म्यांमार से मणिपुर। यह है उन हथियारों की सप्लाई का रूट जो हथियार हिंसा फैलाने के काम आ रहे हैं, इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मणिपुर में हिंसा को जातीय हिंसा कहा जा रहा है, लेकिन इस हिंसा को जातीय से ज्यादा सुनियोजित हिंसा भी आप कह सकते हैं। हिंसा का दौर जब भी शांत होता है, थोड़ी सी शांति होती है, तो वापस उसे भड़काने के लिए कोई नई साजिश रच दी जाती है, जिसके बाद फिर से मैतेई और कुकी दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ जाते हैं। जो 3 मई से जो हुआ है, तो लास्ट सितंबर 2-3 महीना तो थोड़ा चल रहा था फायरिंग वगैरह छोटा, लेकिन 1-1.5 महीने से अभी दोनों साइड से फायरिंग वगैरह बंद है और पीस रेस्टोर हो रहा है, अभी शांति आ रहा है। अब आपको लगेगा कि ऐसा कैसे हो रहा है, तो जरा यह भी जानिए कि भारत और म्यांमार के बीच 1643 किलोमीटर लंबी सीमा है। बॉर्डर इतना लंबा है जो नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर से यह सीमा लगती है। मणिपुर से म्यांमार की सीमा 398 किलोमीटर लंबी है। इतनी लंबी सीमा सिर्फ मणिपुर की ही है। साल 2021 के फरवरी महीने के दौरान जब म्यांमार में तख्ता पलट हुआ था, चुनी हुई सरकार को हटाकर सेना ने देश की कमान अपने हाथ में ले ली थी, तब काफी संख्या में म्यांमार से लोग भारत की सीमा में दाखिल हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दौरान 40,000 से ज्यादा रिफ्यूजी भागकर मिजोरम आ गए और करीब 4,000 रिफ्यूजी मणिपुर को अपना ठिकाना उन्होंने उस वक्त बना लिया था। म्यांमार मणिपुर समेत नॉर्थ ईस्ट में एक्टिव तमाम उग्रवादी संगठनों का हेडक्वार्टर है। ड्रग्स से लेकर हथियार तक म्यांमार के रास्ते नॉर्थ ईस्ट में पहुंचते हैं और इसे रोकने के लिए केंद्र सरकार बॉर्डर पर तेजी से फेंसिंग का काम भी करा रही है। मणिपुर और म्यांमार के बीच बॉर्डर पर फेंसिंग का काम तेजी से चल रहा है। 10 किलोमीटर की फेंसिंग का काम अभी पूरा हुआ है। 17 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर फेंसिंग का काम अभी चालू है और 600 किलोमीटर का सर्वे अभी चल रहा है। तो 600 किलोमीटर का अभी सर्वे जारी है। पहला हिस्सा पूरा हो चुका है और दूसरे हिस्से का काम तेजी से चल रहा है। जैसे ही पूरे बॉर्डर पर फेंसिंग हो जाएगी, तब ड्रग्स और हथियारों की अवैध तस्करी भी रुक सकती है और वहां से लोगों की घुसपैठ पर भी लगाम लगाई जा सकती है। 2022 में निर्णय किया कि अब ये बॉर्डर को खुला नहीं कर सकते, बॉर्डर बनानी पड़ेगी, फेंसिंग करनी पड़ेगी। हमने 10 किलोमीटर फेंसिंग पूरी कर दी है, 60 किलोमीटर का काम चालू है और 600 किलोमीटर का सर्वे चालू है। आपने 2014 तक कभी फेंसिंग नहीं की। हमने दूरंदेशी से 30 में दंगे हुए, 21 में ही फेंसिंग का काम शुरू कर दिया था। 10 किलोमीटर ट्रायल फेंसिंग बन चुकी है, 60 किलोमीटर का काम चालू है और 600 किलोमीटर का सर्वे बाकी, जिससे ये घुसपैठ को रोका जा सके। अब मणिपुर में हो रहे जातीय संघर्ष की असली कहानी समझते हैं। मणिपुर में मुख्य रूप से मैतेई, कुकी और नगा जाति के लोग रहते हैं। मणिपुर प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर एक खूबसूरत राज्य है।
जिसका करीब 90% हिस्सा पहाड़ी इलाका है और 10% क्षेत्र मैदानी भाग है। इन 90% पहाड़ी इलाकों में 40% आबादी रहती है और 10% जो मैदानी इलाका है उसमें मणिपुर की 60% आबादी रहती है। अब बड़ा फर्क यह है कि मैदानी इलाके में रहने वाली आबादी में ज्यादातर मैतेई समुदाय के लोग हैं और पहाड़ी इलाकों में कुकी और नगा समाज के लोग रहते हैं। कुकी और नगा समुदाय को एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला हुआ है, जबकि मैतेई समाज अपने लिए एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहा है और कुकी समाज मैतेई की इस मांग का विरोध कर रहा है। दोनों पक्ष में इस मांग को लेकर लंबे समय से टकराव चल रहा है। अब सवाल है तो फिर अचानक 3 मई को हिंसा क्यों फैल गई? लोगों के घर क्यों जलाए जाने लगे? दोनों समाज के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हो गए? हिंसा की जो मुख्य वजह सामने आई वो है मणिपुर के हाई कोर्ट का आदेश। हाई कोर्ट का वो आदेश जिसमें उसने मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा दिए जाने के विचार करने का निर्देश दिया। यह निर्देश अप्रैल के महीने में दिया गया और 19 मई तक मैतेई समुदाय को एसटी सूची में शामिल करने के लिए भी कह दिया गया था। अब राज्य की जातीय स्थिति को देखते हुए यह मामला बहुत ही संवेदनशील था, लेकिन हाईकोर्ट ने इस आदेश को देने से पहले राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासन से कोई सलाह नहीं ली। इस फैसले का मतलब यह हुआ कि अब राज्य के कुकी, नगा और मैतेई तीनों ही समुदाय को एसटी का दर्जा मिल जाता, जिससे किसी को भी इसका अलग से कोई खास फायदा मिलने वाला नहीं था। इसीलिए इस फैसले से दूसरे समुदायों और खासकर कुकी समाज के लोगों में नाराजगी फैल गई। उन्हें लगा कि अब तो उनके अधिकारों पर मैतेई की घुसपैठ हो जाएगी। इससे वो खुद को असुरक्षित मानने लगे। सरकार अप्रैल के अंत में हाईकोर्ट के पास इस निर्देश की समीक्षा के लिए भी गई, लेकिन फैसला देने वाले न्यायाधीश उस वक्त छुट्टी पर चले गए थे। लिहाजा समीक्षा की प्रक्रिया लंबी खिंच गई। यह देखते हुए कि हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा नहीं हो सकेगी, कुकी समुदाय में भारी नाराजगी फैलने लगी और उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। धीरे धीरे यह प्रदर्शन हिंसक हो उठा और 3 मई को हिंसा भड़क गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के इस फैसले की आलोचना की, लेकिन तब तक यह नुकसान हो चुका था। इसके अलावा दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि नशीले पदार्थ की तस्करी पर असर पड़ने को लेकर भी कुकी समुदाय ने मैतेई समुदाय के लोगों के खिलाफ हिंसा की। वैसे केंद्र सरकार ने मणिपुर हिंसा से निपटने के लिए मई से लेकर अब तक कई कदम उठाए हैं, जिनका असर है कि मणिपुर में हिंसा पर काफी हद तक लगाम लगी है। केंद्र सरकार ने हिंसा के बाद से मणिपुर में 36,000 सैनिक अर्धसैनिक बलों की तैनाती की। इनमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स और सेना के जवान शामिल हैं। मणिपुर में वायुसेना के विमानों से अर्धसैनिक बल भी भेजे गए। मणिपुर के मुख्य सचिव को बदल दिया गया। मणिपुर के डीजीपी को भी हटा दिया गया। केंद्र ने राज्य में हिंसा पर लगाम लगाने के लिए सुरक्षा सलाहकार भी भेजा। जम्मू कश्मीर में आईपीएस अधिकारी राकेश बलवाल को जम्मू कश्मीर से मणिपुर भेज दिया गया। सरकार ने सिर्फ 19 थाना क्षेत्रों को छोड़कर पूरे मणिपुर को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया। इसके साथ ही यहां पर AFSPA यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को मणिपुर के बचे हुए हिस्से से अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। केंद्र सरकार लगातार मणिपुर में हिंसा को रोकने के लिए सख्ती के साथ कोशिश कर रही है और उसका असर भी दिख रहा है, लेकिन जैसे ही वहां शांति होती है, कुछ अराजक तत्व फिर से माहौल बिगाड़ने में जुट जाते हैं। जी न्यूज की भी यह अपील है कि मणिपुर के लोगों से यह हम अपील करते हैं कि वो किसी भी तरह की अफवाह से बचें और हिंसा से दूर रहें। जी न्यूज।